हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई सीरीज़ लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के अलावा, जिसमें क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है जो कि आपके पीसीएस एग्ज़ाम और जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनके लिए ये सीरीज़ है। ठीक है, उसमें क्या है, आपके जो भी क्वेश्चन, ये हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा थंबनेल होगा उस पर आपको टॉपिक का नाम दिख जाएगा कि कौन सा टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को देखने से पहले उस टॉपिक को पहले आप अपने सोर्सेज से पढ़िए। अगर हमारे पेड ग्रुप के बच्चे हैं तो उनके पास तो सारे सोर्सेज होंगे, वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने सोर्सेज से वो टॉपिक पढ़ के आइए। उसके बाद आप अपना पेपर पेन लेकर बैठिए साथ में। यहाँ पर आपको आंसर्स पहले नहीं दिखेंगे, जब मैं टिक लगाऊंगी उसके बाद ही आपको आंसर यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी ये सीरीज़ चलेगी। उसके बाद आप उसी तरीके से आंसर्स को अपने आप को चेक कर सकते हो। ठीक है, कि आपके कितने आंसर सही हैं, कहाँ आप चल रहे हो, कहाँ आप स्टैंड करते हो, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के बारे में, किसी भी आंसर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको किसी भी एक्सप्लेनेशंस की नीड नहीं है, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन दिया है, अगर आपके माइंड में पहले क्वेश्चन को लेकर कोई भी क्वेरी है, सेकंड क्वेश्चन में आपको उसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि टॉपिक वाइज का मतलब ही ये है, हमने उसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है, अगर उस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली इसमें से ही वो क्वेश्चन आएगा। 100% कोई भी ऐसा हमने क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है आपका ये, भारत में किस एक्ट द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी? ठीक है, तो वो आपका एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसके द्वारा ये मान्यता मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से जनरल लिखना नहीं, जनरल यहाँ पर मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, तो बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। ठीक है, तो वो आपका एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसके द्वारा ये नाम चेंज किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि यहाँ मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको जो भी क्वेरी है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगी। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, मतलब जो गवर्नर का नाम चेंज हुआ था, तो यहाँ अगर मैं आपको ये बताती कि कौन बने थे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर दे दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन की नीड आपको होगी नहीं जहाँ तक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, 1774 में स्थापित पहले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो उनका नाम था, जो आपके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, एलिजा एम्फे। ठीक है, एलिजा एम्फे, मैं टिक लगा देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने व भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? ठीक है, तो वो था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, जिसके द्वारा ये प्रतिबंध लगाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्यों का पृथक्करण किया गया था, यानी कि उनको अलग अलग कर दिया गया था? तो वो था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत में राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण परिषद या नियंत्रण बोर्ड की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो वो की गई थी आपकी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई थी?
ठीक है, तो वो आपको की गई थी 1786 के एक्ट के तहत। ठीक है, वो सारी शक्तियाँ 1786 के एक्ट के तहत प्रदान की गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दी गई थी? तो वो था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन किस वस्तु के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था? ठीक है, तो वो था आपका चाय, यानी कि चाय पर वो एकाधिकार बना रहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? तो वो दी गई थी आपके 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत वो अनुमति दी गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था? ठीक है, तो वो किया गया था आपका 1813 का चार्टर एक्ट था, उसी के तहत ये प्रावधान था। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का किस देश के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना था, मतलब बना रहा था? तो वो था आपका चीन। ठीक है, चीन के साथ व्यापार बना रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा प्रथम बार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया था? तो वो था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ओके, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को टिक कर सकते हो, अपना मतलब सोच सकते हो कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो वो था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, चलिए किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी? तो वो था आपका 1833 का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किसे सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो वो है आपका मैकाले। मैकाले को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, किस एक्ट ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वो था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय अथवा केंद्रीय प्रधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो वो एक्ट था आपका 1853 का चार्टर एक्ट। मीन्स टू से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था? ठीक है, तो वो था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जिसके द्वारा वो नाम बदल दिया गया था। ये जो 3-4 क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े कन्फ्यूज़न वाले हैं, आप इनको ढंग से याद कीजिएगा। ठीक है, कि लोग मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि वो किस एक्ट के तहत गवर्नर से गवर्नर जनरल बना, फिर वो गवर्नर जनरल से वायसराय बना। तो ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो वो आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, सॉरी लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वो था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, जिसके तहत ये सचिव का जो पद था उसका सृजन किया गया था। 1858 का भारत शासन अधिनियम। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था? तो वो था आपका 1892 का
भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, यानी कि 1892 का। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में निर्वाचन पद्धति को आरंभ किया गया था? तो वो आपका 1892 का ही भारत परिषद अधिनियम था, जिसके तहत ऑप्शन नंबर डी इस पद्धति को शुरू किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, जिसको इस मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो वो आपका यही अधिनियम था, यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिस अधिनियम के तहत ये जो पृथककरण की व्यवस्था चली थी ये निर्वाचन में, तो वो इसी अधिनियम के तहत स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो आपका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुभारंभ किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि यही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसी के तहत किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। 1926 में स्थापित केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो वो था आपका 1919 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सेम क्वेश्चन, मतलब कि 1919 के ही, देखिए एक भी पॉइंट को हमने छोड़ा नहीं है, उसमें जो भी प्रावधान थे हमने उसको एज अ क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर किया है। इसीलिए 1919 अधिनियम के आप देख रहे होंगे कि 3 क्वेश्चन तो आ ही चुके हैं, तो इसी तरीके से हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो वो था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम। ओके, ऑप्शन नंबर डी। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो वो था आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही ये व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था? आप क्वेश्चंस को प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, उन्हीं से आपके पूरे फैक्ट निकलेंगे, ठीक है। तो ये पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा जो सेंट्रल बजट था उसको स्टेट्स के बजट से अलग कर दिया गया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 का भारत शासन अधिनियम। ओके, चलिए 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ मैं चारों ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ओके, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का। उसके बाद उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों सही हैं। तो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, यानी कि ऊपर दिए गए तीनों जो कथन हैं वो सही है, क्योंकि उसमें ये तीनों प्रावधान थे। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में इसे लागू किया गया था? ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, मतलब प्रांत जो यानी कि स्टेट्स थे उनमें जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको ख़त्म कर दिया गया था, और जो केंद्र था यानी कि सेंट्रल लेवल पर उसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो वो आपका अधिनियम था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो स्थापना की गई थी इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये हमें बताना है। तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर मॉरिस ग्वेयर। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका
1935 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इनको भी मैं आपको जो चारों ऑप्शंस हैं उनको पढ़ देती हूँ। इसके द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, इसमें संविधान के लिखित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इसके द्वारा संघीय राज्य व समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, कि आपके जो ऊपर तीनों जो कथन दिए गए हैं तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। तो देखिए ये उपरोक्त सभी यानी कि तीनों कथन सही हैं सारे ऊपर के, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से प्रेरित है? ठीक है, तो वो आपका यही था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रांतीय व 2 राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ठीक है, तो वो था आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा भारत में शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द की समाप्ति की गई थी? ठीक है, तो भारत का सम्राट शब्द था जो उसकी समाप्ति की गई थी, तो वो आपका अधिनियम था 1947 का, यानी कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा उस शब्द को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 ही है ना? हाँ, अंतरिम सरकार 1946 यानी कि अंतरिम सरकार 1946 के मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत सुमेलित है? तो ये मैं चारों ऑप्शन एक बार आपके सामने पढ़ देती हूँ। पंडित नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध व विदेशी मामले, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सरदार पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, बलदेव सिंह वित्त, यानी कि ये मंत्रालय के नाम दिए गए हैं और ये उनके मंत्री के नाम दिए गए हैं। तो वो ये आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन गलत है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है। ओके, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलदेव सिंह वित्त। ठीक है, ये गलत है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका अंतरिम सरकार 1946 के मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत सुमेलित है? इसमें भी यही पूछा गया है। चलिए उसके बाद इसमें हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरदार बलदेव सिंह रक्षा, ऑप्शन नंबर बी लियाकत अली खान वित्त, ऑप्शन नंबर सी आसफ अली रेलवे व परिवहन, और ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम शिक्षा एवं कला। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सही है ऑप्शन नंबर डी, सही इन द सेंस कि इसमें गलत मिला हुआ है। ओके, तो वो है आपका जगजीवन राम शिक्षा एवं कला। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आई होप आपको ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया होगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार जो कि 1946 में गठित की गई थी उसमें शिक्षा एवं कला का मंत्रालय का दायित्व किसे सौंपा गया था? ठीक है, तो वो था आपका ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप क्वालिटी देखिए। आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है। यहाँ ये वाला गलत था ऑप्शन नंबर डी, उसका आंसर आपको नेक्स्ट में दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बलदेव सिंह का, ये आ गया। अब देखिए इसमें आपको ये गलत दिया गया कि जगजीवन राम जो थे वो शिक्षा की नहीं थे, यानी कि ये गलत था आपको उसका। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया हुआ कि फिर शिक्षा एवं कला के कौन थे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर मिल गया, यानी कि सी राजगोपालाचारी। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए पंडित नेहरू विदेश मामले, सरदार पटेल गृह व राज्यों के मामले, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जॉन मथाई श्रम। ठीक है, तो इसमें आपका उन्होंने पूछा है कौन सा युग्म गलत है, तो वो है आपका श्रम, यानी कि डॉक्टर जॉन मथाई श्रम से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है मौलाना अबुल कलाम शिक्षा, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन, जगजीवन राम श्रम, डॉक्टर अंबेडकर रक्षा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा आपसे कि कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ रॉन्ग, यानी कि डॉक्टर अंबेडकर रक्षा से संबंधित नहीं थे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है आपका,
स्वतंत्र भारत के पहले विधि व रक्षा मंत्री क्रमशः कौन थे? ठीक है, मतलब वो पूछा आपसे कि विधि और रक्षा मंत्री, इन दोनों के रक्षा मंत्री के दो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर अंबेडकर व सरदार बलदेव सिंह, या फिर सरदार बलदेव सिंह व डॉक्टर अंबेडकर। ये आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। और फिर ऑप्शन नंबर सी है उपरोक्त दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर है आपका डॉक्टर अंबेडकर व सरदार बलदेव सिंह। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? ठीक है, तो वो थी आपकी राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत की पूछ रहे हैं तो ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो वो उनको नियुक्त किया गया था 1858 में। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, यानी कि नेक्स्ट मतलब लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? तो वो थे आपके लॉर्ड मिंटो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ये आपकी 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ आएगी, यानी कि उसमें हम आपको 50 क्वेश्चन देंगे। और ये सीरीज़ देखिए आज है, और ये 2 दिन छोड़ के मतलब हर तीसरे दिन ये सीरीज़ हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी है। आई एम सॉरी, यहाँ पर ये ऑल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, तो आप हो सकता है हर पेज पे इसको आप नोटिस कर रहे हो, तो ये गलती से हो गया है। तो ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और आप इस टॉपिक को पढ़ के देख लीजिए, या तो वीडियो को देखने के बाद टॉपिक को पढ़िए या उससे पहले पढ़िए। आप एक बार अपने आप को टेस्ट करके देखिए, कोई भी पॉइंट आपका बिल्कुल भी नहीं छूटा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।